चलिए आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन का। लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन होने के जो नियम हैं, जैसे मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़े कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी जो डेवलप होता है, एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है, वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी उसको डेवलप करता है और उसका कंडीशन क्या होता है, ये सारे डिस्कस जो होता है वह फोर्स में होता है कि फोर्स किसी बॉडी पर लगाएंगे तो वह मूव करेगा। अब लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले गैलीलियो साहब ने इस पर अपना डिस्क्राइब किया था। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने एक मैथमेटिक्सिया एंड फिलोसफिया करके एक किताब निकला था। जब उनकी उम्र 48 साल की थी तो उन्होंने मैथमेटिक्सिया एंड फिलोसफिया करके एक बुक निकाला जिसमें बहुत सारे लॉ का डिस्कस किया गया। उसमें से मोशन का लॉ जो है वो 3 लॉ का डिस्कस किया गया, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। आज हम उसी 3 लॉ पर अपना डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूअस एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन unless until external force applied on it। अगर इनके स्टेटमेंट को, पूरे लॉ को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इनका प्रत्येक लॉ जो है एक टर्म को डिफाइन करता है। पहले तो उन्होंने कहा कि अ बॉडी, यानी पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये बॉडी है क्या, जिस पर ये सारे लॉ लगेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉइंट मास, ठीक है, और इसको हम कहेंगे या मास। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम। एक मिनट, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम। अब इसमें हम लोग पॉइंट मास या मास और सिस्टम, ये दोनों चैप्टर जो हमारा कॉन्सेप्ट में लेगा वो लेगा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ये दोनों चैप्टर में इस पॉइंट पर डिस्कस किया गया है कि बॉडी को अगर सही ढंग से आप डिफाइन कर पाते हैं तभी ये कोलिजन और सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होगा। यहाँ पर बॉडी का मतलब हम आपको बता देते हैं कि बॉडी उसको कहते हैं जिसका टोटल मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है और वो ज्योमेट्रिकली फ्री होता है, उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। सिस्टम 2 या 2 से अधिक बॉडी अगर सेम मोशन में चल रहा है तो वह एक सिस्टम माना जाता है ना। अगर दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो वह सिस्टम नहीं माना जाएगा, या फिर वो किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वह सिस्टम होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली दोनों कनेक्टेड ही हो, पहला बात। तो उन्होंने बॉडी को डिफाइन करने का कोशिश किया। फिर उन्होंने लिखा कि कंटिन्यूअस जो है या 2 तरह का स्टेट फॉलो करेगा। पहला तो एट रेस्ट, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों कैरेक्टर कौन फॉलो करेगा? तो ये दोनों कैरेक्टर ये बॉडी फॉलो करेगा। लेकिन ये सारी प्रक्रिया किस पर होना चाहिए? तो ये सारा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पर। ये सारा चीज होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पर। तो क्या स्ट्रेट लाइन अगर नहीं रहेगा तो ये लॉ नहीं लगेगा? नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो ये लॉ डायरेक्ट फॉर्म में नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि उनके स्टेट में एकदम लॉ में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि ये बॉडी कंटिन्यूअस एट रेस्ट ऑन यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये मोशन का जो कंडीशन होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। दूसरी बात वो उन्होंने कहा कि अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी उन्होंने चर्चा किया एक्सटर्नल फोर्स की चर्चा किए। एक्सटर्नल फोर्स किसको हम कहेंगे? जो सिस्टम से बाहर की तरफ, बाहर से फोर्स लग रहा है उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे।
अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगा रहा है तो वह एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहलाएगा। अब यही बात को आपको समझना है कि मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ कुछ देर के लिए ऊपर चला जाता है तो इसमें कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, फिर भी ये डिस्प्लेस हो गया है, फिर भी स्टेट चेंज हुआ है। तो इसका मुख्य रीजन क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, जब तक कि आप बॉडी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, जब तक इस एग्जाम्पल आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। बॉडी कहता है कि जो ज्योमेट्रिकल फ्री है, ये हमारा हाथ ज्योमेट्रिकल फ्री नहीं है, ये हमारा हाथ बॉडी से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये हाथ काट कर रख दिया जाए और उसके बाद बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये डिफाइन हो जाए, तब ये कह सकते हैं कि ये लॉ गलत है। ठीक, अब ये यही पर पूरा है कि एक्सटर्नल फोर्स के बारे में हमको पूरा डिस्कस करना होगा कि एक्सटर्नल फोर्स है क्या। मान लीजिए कि एक प्लेन पर कोई एक बॉडी रखा हुआ है, एक फोर्स इधर से हम F लगा दिए, दूसरा फोर्स इधर से हम F लगा दिए, इसका नेट फोर्स जो हो गया वो 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट दिखाएगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स हम उस फोर्स को कहेंगे जो अनबैलेंस फोर्स हो, यानी जो बैलेंस ना हो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। यानी ये कहता है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। अब इनका दूसरा लॉ देखिए कि दूसरा लॉ इन्होंने क्या कहा। दूसरा लॉ कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग होता है तो वह अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। यानी अप्लाइड फोर्स जो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt होगा। क्लियर? अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लाते हैं, तब ये होगा कि F इक्वल्स टू k इंटू dp/dt। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू k का वैल्यू जो आता है वो 1 आता है, तब ये हो गया कि F इक्वल्स टू dp/dt। क्लियर? यहाँ पर P जो है वो मोमेंटम है, मोमेंटम का चेंजिंग होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो फोर्स लगेगा। क्लियर? अब यहाँ पर लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर? अब पार्ट को यहाँ पर हम रख दें तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू डिफरेंशिएट फ्रॉम मास इनटू वेलोसिटी बाई dt। अब यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का फार्मूला हमारा लगता है डिफरेंशिएशन फॉर्म, कि अगर ये डिफरेंशिएट v इंटू u बाई dt, अगर ये पार्ट रहेगा तब इसको हम कहेंगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड, फर्स्ट कांस्टेंट होगा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा और प्लस का साइन होगा, सेकेंड कांस्टेंट होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये यहाँ पर अप्लाई होगा, इसलिए कि मास भी डिस्टर्ब हो सकता है और वेलोसिटी भी डिस्टर्ब हो सकता है इस फोर्स के कारण। मान लीजिए कि कोई बाल्टी से कोई पानी आप भर रहे हैं, तो वहाँ पर बाल्टी में अगर छेद है तो जैसे जैसे ऊपर बाल्टी आएगा उसका मास डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पर ये कांस्टेंट वेलोसिटी काम करेगा और dm/dt हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कोई एक प्लेट रखा हुआ है, उसको पानी के फोर्स से उसको हम डिस्प्लेस कराना चाह रहे हैं या उसमें एक्सेलरेशन देना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी ये डायरेक्ट dv/dt का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यानी इस फार्मूला को वहाँ पर हम अगर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू v इंटू dm/dt और प्लस m इंटू dv/dt। अगर ये मास को कांस्टेंट हम रखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि m इजकल टू कांस्टेंट, यानी मास डिस्टर्ब अगर नहीं होता है, m हमेशा कांस्टेंट रहता है, तब इसका जो डिफरेंशिएशन फॉर्म हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तब ये फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू dv/dt। क्लियर? और ये कहलाएगा a dv/dt इक्वल्स टू
एक्सेलरेशन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ फोर्स इक्वल टू ma जो पढ़ते हैं उसमें ये क्लियर हो गया कि ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये फार्मूला हमको तभी मिलता है जब हम मास को कांस्टेंट रखते हैं। दूसरा अगर हम कहें कि वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी। dv बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा कि f इक्वल्स टू dm बाई v कॉन्स्टेंट हो गया तो dm बाई डी टी और dv बाई डी टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तब यहाँ हो जाएगा प्लस 0। तब ये फॉर्मूला आपको मिल गया कि f इक्वल्स टू v इंटू dm बाई डी टी। ये दूसरा फार्मूला आपको मिल गया। अब ये फार्मूला, यही फार्मूला को हम लोग कहते हैं रॉकेट लॉ। यही हमारा रॉकेट लॉ है। इस पर भी आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, मान लीजिए कि एक ट्रक है, ट्रक के बीच में एक छेद है ना, बालू भरने वाला कर्मचारी मजदूर क्या किया कि उस पर एक प्लास्टिक लगा दिया और बालू को भर दिया। ट्रक जब चलने लगा तो वो धीरे धीरे कर वो प्लास्टिक निकल गया, यानी अब बालू जो है सड़क पर बिछ रहा है। मान लीजिए कि 5 kg पर सेकंड के रिस्पेक्ट से बालू बिछ रहा है, तो उसमें जो फोर्स का जो फार्मूला लगेगा वो ये फार्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें मास कांस्टेंट आ गया है, इसमें मास कांस्टेंट नहीं है। अब ये जो फोर्स अप्लाई होगा, इसमें एक लॉ है कि यह फोर्स जो होगा वो अप्लाइड फोर्स जो है वो मोशन पैदा करेगा, है ना। तो ये अप्लाइड फोर्स जो है लाइन ऑफ मोशन पर ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो उसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे। सपोज दैट कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका mg नीचे की तरफ लग जाएगा। मान लीजिए ए एंगल थीटा है। अब इसका जो है लाइन ऑफ मोशन, इस लाइन पर ये बॉडी चलना है इसको, इस लाइन पर डायरेक्ट वे में ये फोर्स नहीं लगा हुआ है, यानी अप्लाइड फोर्स जो होगा वह लाइन ऑफ मोशन पर होगा, यानी अप्लाइड फोर्स के लाइन पर ही मोशन डेवलप करेगा। तो ये फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा है, नतीजा क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल डालकर इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे। अब ये हो गया mg साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन के लिए, इस एप्लीकेशन के या इस तरह के डायग्राम के लिए जो अप्लाइड फोर्स होगा वो होगा mg साइन थीटा, ना कि mg। यानी इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इसको न्यूमेरिकल बनाएंगे तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, ये कंसीडर करेंगे कि ये बॉडी अगर मूव करेगा तो किस लाइन पर मूव करेगा। जिस लाइन पर वो मूव करेगा उसी लाइन पर हम टोटल फोर्स लाएंगे। अगर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ, एक फोर्स हमने इसको इधर लगाया और इसका mg इधर आ गया, ये इधर हो गया mg। अब ये फोर्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग में लग रहा है, जबकि ये ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन पर आएगा। अब इस फोर्स का भी कंपोनेंट इस लाइन पर आएगा और इस फोर्स का भी कंपोनेंट इस लाइन पर आएगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ इस बात को भी डिस्कस करता है।